ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए हम लोग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। खैर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम लोग टीचिंग क्या होता है, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टीचिंग में एक होता है टीचर जो नॉलेज देता है किसको, लर्नर्स को, और तीसरा होता है सपोर्ट मटेरियल। तो हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये तीन चीजों में ही क्या रहेगा हमारा, देखना इर्द गिर्द हम इसी के घूमते रहेंगे। कभी हम टीचिंग टीचर के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम लोग लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, तो कभी सपोर्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आ गई किसकी? लर्नर की। लर्नर मतलब कौन होता है? सीखने वाला। जैसे मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं कौन हूँ? सिखाने वाला। और आप यहाँ पे आप लर्नर कौन है? आप हमारे क्या हो? लर्नर हो। आप सीखने वाले हो। क्या हो आप? सीखने वाले हो। तो आज हम लोग लर्नर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो एक लर्नर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है इसका? क्वेश्चन क्या बनेगा? कुछ ना लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन से लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन कौन से नहीं है, ऐसा पूछेगा तो आप उसमें कैच कर सकते हो। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ ज्यादा पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक देखो, हर स्टूडेंट का जो साइकोलॉजिकल नीड होती है, फिजिकल साइकोलॉजी, फिजिकल हर प्रकार से उनका कल्चर, उनका सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल सिचुएशंस जो होते हैं सबके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? सबके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यही लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब एक लर्नर, एक सीखने वाले के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो कोई चीजों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। ये हम लोग देखेंगे। तो लर्नर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब हमेशा क्या रहता है? मेंटल एबिलिटी। मतलब मेंटल एबिलिटी। देखो जैसे कोई कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोचने समझने की बात होती है, कितने जल्दी वो चीजों को सीख लेता है। जैसे हाई आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति क्या होता है? बहुत जल्दी सीखता है। और लो आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति क्या करता है? लेट में सीखता है। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये देखना पड़ता है कि लर्नर के अंदर में कोई भी चीज को सिखा रहे हैं तो उसमें समझने की क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोई चीज दिखाया जाए या समझाया जाए, तुरंत उसको समझ ले, तुरंत उसको क्या कर ले? समझ ले। दूसरा इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशंस क्या होता है? इमोशंस कई बार उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उसके लर्निंग पे क्या करता है? इफेक्ट डालता है। अगर वो डरा हुआ है तो टीचर से क्या करेगा? क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो इमोशनली क्या है, डरा हुआ है या इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति है, तो टीचर से सवाल नहीं कर पाएगा, चीजों को बहुत जल्दी सीख नहीं पाएगा। लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट किस्म का है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो बहुत तेजी से क्या करेगा? चीजों को क्या करेगा? सीखेगा। इमोशनल कैसे है? वो कोई चीज से इमोशनल मतलब अपने काम से, जो उसका टारगेट है, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, जैसे आप यूजीसी नेट क्रैक करोगे तो यूजीसी नेट से आप कितने, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे आप कितने कनेक्टेड हो इमोशनली। जब तक आपके इमोशंस आपके पढ़ाई से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज को बहुत मजे से सीख नहीं पाएंगे, तब तक उसके बारे में डेप्थ में आप जान नहीं पाएंगे। तो लर्नर के अंदर में क्या होना चाहिए? कि इमोशंस भी होना चाहिए। जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, जो स्किल वो सीख रहा है, उसके साथ वो इमोशनली क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। एक फिल्म देखो, लक्ष्य फिल्म देखो। उस लक्ष्य फिल्म में देखना, ऋतिक रोशन जब शुरू शुरू में जाता है तो उसको जब सिखाया जाता है, वहां पे जो आर्मी के जो भी मतलब स्किल्स जो सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सीरियसली नहीं लेता। वो ध्यान उसका भटके रहता है, कुछ पता नहीं रहता है, ध्यान देता नहीं है, कभी ध्यान देता है, कभी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, गड़बड़ी कर देता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन बाद में जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है, जब वो छोड़ छाड़ के वापस भी भाग के आ जाता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है, कुछ समझाती है, चिल्ला मतलब चमकाती उमकाती उसको खूब कहती है, तब वो क्या होता है? इमोशनली फिर क्या हो जाता है? वो अपने काम से कुछ करके दिखाना है अपने को तो, और बिल्कुल सीरियसली क्या करता है? फिर वो ट्रेनिंग को काम करता है, ट्रेनिंग दे लेता है, और फिर उसमें सफल भी होता है, और फिर वो बेस्ट एक ऑफिसर भी बनता है ना? तो ये होता है क्या? इमोशंस। मतलब जो आप सीख रहे हो उसके अंदर जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बन सकती। ठीक है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? वो सोशल अपने आसपास के लोगों से कैसे कितने जल्दी मिलता जुलता है, कैसे लोगों से साथ क्या होता है? इंटरेक्ट होता है ना? इसको बोलते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब सोसाइटी में कैसे वो लोगों से घुलता मिलता है, लोगों से कितने जल्दी घुल मिल जाता है, तभी तो वो चीजों को सीख पाएगा। जैसे आप लोग सब बैठते हो तो आप लोग जब आपस में बातचीत करते हो तब आपको पता चलता है, अरे यार ये मेरे से आगे है या मेरे से कम है, या इसको इसकी नॉलेज ज्यादा है, तो आप उससे पूछते हो, वो आपसे पूछता है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होती है? आप सीखते हो। और कंपटीशन की भावना भी आपके अंदर में क्या होती है? आती है। ठीक है। डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जब आप पढ़ाते हो ना बच्चों को, जैसे लर्नर के अंदर में डेवलपमेंट स्टेज भी होता है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है डेवलपमेंटल स्टेज। अब देखो छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लोग कुछ भी चीज को दिखा के समझाया जाता है ना? फिजिकल चीजों को दिखाया जाता है, एप्पल ऑरेंज, फिर उसको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। उसी जगह जब बड़ा बच्चा होता है, जब वो 14-15 साल का हो जाता है, 16 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप पढ़ा सकते हैं। जैसे जापान के बारे में पढ़ाना है, चाइना के बारे में बताना है, उसके बॉर्डर के बारे में बताना है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैप दिखा के उसको क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है, तुरंत वो चीजों को क्या कर लेता है? सीख भी लेता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब स्टूडेंट के अंदर में डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं।
जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अब आप देखो एडल्ट हो, आप एडल्ट हो गए हो और आप बिल्कुल आप एकदम अवेयर होकर पढ़ रहे हो। यही अगर आप 12th में होते तो आप सो जाते थ्योरी पढ़ के, 15 मिनट के अंदर आपको नींद आना चालू हो जाता थ्योरी पढ़ के। प्रैक्टिकल बड़े मजे से पढ़ते, देखना 12th 11th के बच्चे, लेकिन थ्योरी जब पढ़ाया जाता है देखना वो क्या है ना, सोना चालू कर देते हैं, कितना भी अच्छा पढ़ाओ, कितना भी अच्छा बताओ। लेकिन यहाँ पर आप क्यों, आप एंगेज क्यों हो? इसलिए एंगेज हो क्योंकि आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हो और डेवलपमेंट स्टेज है। अब आप डेवलप हो चुके हो मेंटली रूप से, आप क्या हो चुके हो, पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हो कि आपके काम की चीजें भैया अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये आपको पता है ना। अगला होता है कल्चर एंड फैमिली बैकग्राउंड। हर स्टूडेंट लर्नर जब सीखने आता है तो उसके अंदर इफेक्ट करता है क्या, उसका कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है। अगर फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं या सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग एजुकेटेड है तो बच्चे के अंदर में भी वो क्या होगी, क्वालिटीज आएगी। लेकिन फैमिली या उसके आसपास के गली मोहल्ले में पढ़ाई लिखाई नहीं है, ज्यादातर क्राइम्स वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें, फिर अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से वो चीजों से क्या हो पाता है, निकल पाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं होता, उसके आसपास के लोग कोई नहीं होते, उसको खुद सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन उसकी जगह उसके फैमिली बैकग्राउंड में पहले से पढ़े लिखे लोग होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, तो उसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको गाइड करने वाले बहुत मिल जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ऐसे बच्चों को, ऐसे टैलेंट लोग को मैंने खत्म होते देखा है। ऐसे टैलेंट लोग को मैंने खत्म होते क्या किया है, देखा हुआ है। हम लोग जब ट्यूशन पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ एक, हम लोग जब ट्यूशन पढ़ते थे तो हमारे साथ एक लड़का भी पढ़ता था, वो प्रेम नाम था लड़के का, तो वो लड़का भी पढ़ता था हमारे साथ। तो होता ये था कि पढ़ाई लिखाई में ना वो हमसे ज़्यादा अच्छा था। हम लोग 8 पढ़ते थे, मैं भी 8 पढ़ता था, वो भी 8 पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में वो मेरे से ज़्यादा अच्छा था, समझे। जब भी सर हमारे भैया टेस्ट लेते थे ना तो उसका नंबर ज़्यादा आता था। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड था वो अनएजुकेटेड लोग थे, ये चीज़ था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई एक समय के बाद क्या हो गई, रुक सी गई, थम सी गई। शायद 11वीं 12वीं क्या 10वीं 10वीं पढ़ के उसने छोड़ दिया क्योंकि उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कल्चर ऐसा था कि सब बच्चे उतने उम्र में पढ़ने काम करना चालू कर देते थे, उसके परिवार में सब उतने उम्र में काम करना चालू कर देते थे। उसने भी वही किया, जितना पढ़ना था पढ़ा, उसके बाद अपना काम करने में क्या हो गया, लग गया। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं भी कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड का बहुत असर पड़ता है लर्नर्स के ऊपर। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। लर्निंग स्टाइल क्या होता है, सीखने की तरीका। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, सुनकर सीखते हैं। कई बच्चे जब तक उनको प्रैक्टिकली चीजों को नहीं बताया जाए, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाए, तब तक वो नहीं सीखते हैं। तो ये सब चीजें होती है। आई बात समझ में? जी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन। हाँ जी बिल्कुल, इमेजिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इमेजिनेशन, एज्यूमिंग, काल्पनिक, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे मैं कुछ बात बता रहा हूँ, जैसे मुझे जापान के बारे में पढ़ाना है। अब जापान तो आपने कभी नहीं देखा है, तो जापान के बारे में बताऊंगा, तुरंत देखना आप इमेजिन करना चालू कर देते हो, है कि नहीं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे। समझ में आ गया? समुद्र अगर आपने कभी नहीं देखा होगा, समुद्र के बारे में बताऊंगा तो तुरंत इमेजिन करोगे, है ना। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। देखो ना, इसमें कोई पिक्चर बना है क्या? क्यों नहीं बना भाई पिक्चर? क्योंकि आप बड़े बच्चे हो यार, आपको पिक्चर की जरूरत नहीं है। पिक्चर की जरूरत नहीं है आपको, कोई पिक्चर देख के पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो। मैं बता ऐसा रहा हूँ, बोल ऐसा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है पिक्चर बना किसको पढ़ाया जाता है? हाँ, जितना जरूरत पड़ेगा वो पिक्चर में बनाता भी हूँ, लेकिन जहां पर अब थोड़ा बहुत तो आपको समझाना पड़ेगा ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। आई बात समझ में कि नहीं? तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला देखो, टीचर के लिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला, राइट मेथड चूज करने में हेल्प करता है। मतलब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है वो मेथड चूज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर बच्चे कुछ चीजों के बारे में पहले से जानते हैं तो फिर टीचर क्या करता है, टीचर स्टूडेंट के नीड के हिसाब से और उनको करवा के सिखाता है। बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता है, बच्चे नहीं जानते, पैसिव टाइप के, तो फिर टीचर खुद वहां पे क्या होता है, लीड रोल में आता है, लीडिंग रोल में आता है। आई बात समझ में? अगर बच्चे पहले से जानते हैं, एक्टिव है, टॉपर बच्चे हैं, तो फिर टीचर सेकेंडरी रोल में आ जाता है, सब कुछ उसको करने देता है। लेकिन जब देखते हैं कि यार बच्चे पैसिव है, ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, या मतलब उनको नहीं आता पढ़ने, उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, बेस उनका क्लियर नहीं, तो फिर टीचर को लीडिंग रोल में आना पड़ता है। खुद वो टीचर क्या करता है, गाइड करता है ना। दूसरा, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से टीचिंग एडजस्ट की जा सकती है। स्टूडेंट का लेवल के हिसाब से, कैसा है उसका लेवल, अगर वो मेमोरी लेवल वाला है तो उसको रूट लर्निंग कराई जाएगी, अंडरस्टैंडिंग वाला है तो उसके हिसाब से उसको वैसा पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्टिव है तो फिर टीचर का रोल वैसा रहेगा। क्लियर हुआ? इसमें हेल्प करता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर को देख के आप उसका डिसाइड करते हो ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको देख के डिसाइड कर रहा हूं कि कैसे मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, है ना। छोटे बच्चे नहीं हो आप, है कि नहीं, तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा ना। वीक और फास्ट लर्नर को अलग सपोर्ट मिलता है, ठीक। एंड देन क्लासरूम इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन बेटर होता है जब आप लर्नर के बारे में जानते हो। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, कोई परेशानी यहां तक नहीं है?
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज योर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, वो कौन कौन से फैक्टर जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, टीचिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, और कुछ फैक्टर्स है जो टीचिंग में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, कुछ फैक्टर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बकायदा बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोर्ड है, पीपीटी है हमारे पास, एक पीडीएफ है, नोट्स है, ये क्या है, फैक्टर्स है, यही सपोर्टिंग फैक्टर्स। ये क्या है, ये वही फैक्टर्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर कंटेंट अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, आसानी से समझने योग्य होंगे, अगर आप देखोगे हमारे कंटेंट को तो हमने कैसा कंटेंट बनाया है, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज बनाया है। जैसे आप लोग व्हाट्सअप यूज नहीं करते हो, वैसे लैंग्वेज बनाया ताकि आप पढ़ के क्या हो जाए, समझ जाए। बुक के लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए क्या है ना, एकदम सिंपल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स है, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा दोनों इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग क्लियर है। तो कौन कौन से फैक्टर जो टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहला है टीचर रिलेटेड फैक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर है जो टीचर की वजह से लर्निंग इफेक्टिव होती है, टीचिंग इफेक्टिव होती है, समझ में आ गया। पहला होता है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट का पूरा पूरा नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है, तो टीचिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर नॉलेज उसको नहीं है तो फिर टीचिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। दूसरा टीचिंग स्किल, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का मेथड्स टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे स्किल का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आई बात समझ में। तो स्किल पे डिपेंड करता है, टीचर कैसे स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे बच्चों को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चों के हिसाब से क्या करना, मेथड को क्या करना, एडजस्ट करना, वो स्किल में आता है। आया बात समझ में। टीचिंग स्किल, टीचिंग के मेथड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ढंग, ये सारी बातें समझ में आ गया। एक्सप्लेन करने का तरीका, ये टीचर के स्किल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्किल पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का व्यवहार कैसा है। अगर टीचर हर बात को पॉजिटिवली लेके चलेगा, पॉजिटिव व्यवहार है, तो स्टूडेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट क्या होगा, सही पड़ेगा। जैसे कोई हमेशा टीचर दुखी रहेगा, कई टीचर क्या होते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, हर चीज को क्रिटिसाइज करते रहते, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। एटीट्यूड कैसा है आपका। जैसे हम अगर बोलते हैं ना कई बार कि एआई आएगा, बताओ एआई आना अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, सर इससे हाँ लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे चीजें और सीख पाएंगे। लेकिन कई लोग का जॉब भी तो जाएगा। सर वो तो जाएगा ही जाएगा, वो चीज है, पर ऐसा नहीं है कि एआई आने से जो मैन पावर है वो पूरी खत्म हो जाएगी। वो क्योंकि जो आप ये बोलिए प्रोडक्टिविटी सर बढ़ जाएगी, जॉब नहीं जाएगी। जो नहीं सीखेगा उसकी जॉब जाएगी, लेकिन जो सीख लेगा उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी। पॉजिटिव एंगल देखना है, क्या देखना है, एक टीचर कैसा कि हर बात में क्या ढूंढ ले, पॉजिटिविटी ढूंढ ले। कुछ गड़बड़ भी हुआ तो उसमें भी क्या ढूंढे, पॉजिटिव, मतलब आपके बिहेवियर को पॉजिटिव एंगल पे ले जाए, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। स्टूडेंट के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है ना, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। एटीट्यूड, उसका व्यवहार कैसा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। पर्सनैलिटी मतलब उसका कैसे, वो पर्सनैलिटी मतलब ये है कि कैसे वो लोगों को इंटरेक्ट कर लेता है, कैसे स्टूडेंट को एंगेज कर लेता है बातचीत के ढंग से, इसको बोलते हैं क्या, पर्सनैलिटी, टीचर की पर्सनैलिटी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। देन होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर क्लास को कैसे मैनेज करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्लास में देखना अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं और बदमाश बच्चे भी होते हैं। तो टीचर कैसे क्लास को मैनेज करना, बदमाश बच्चों को कैसे कंट्रोल करना, उनको डिसिप्लिन में कैसे रखना है। अगर कोई बच्चा अगर एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, कुछ बोलता नहीं, तो उससे कैसे उससे बातों को निकलवाना है, ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है। आई बात समझ में की। एंड देन होता है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। पढ़ाने के लिए कुछ एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेल्पफुल चीजें जो होती है, जैसे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, है ना, नोट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, टीचिंग एड में आते हैं। इसमें आईसीटी भी आती है। आजकल तो देखो क्या क्या चलता है, चार्ट वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना। तो ये सब पढ़ाने के तरीके होते हैं। एंड देन होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। एक टीचर कितना इमोशनली क्या है, स्टेबल है। जैसे कई बार देखना आप लोग, बच्चे बड़े परेशान करते हैं टीचर को स्कूल में, टीचर गुस्सा के क्या करता है, चौक फेंक के सीधा क्लासरूम छोड़ के चले जाता है। देखियो ना कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। कुछ टीचर ही बैठे बता सकते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, शुरू में हुआ ना ऐसा। इसी को बोलते हैं इमोशनली आप कितने स्टेबल हो, कि आप कैसे बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो कैसे उनको टेकल करोगे, कितने काम रहोगे, ठीक है, कूल रहोगे आप, ये डिपेंड करता है। बच्चा अगर 10 बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बदमाशी कर रहा है, आने के बाद भी मस्ती कर रहा है, या नहीं आ रहा, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो कैसे उनको आप मैनेज करोगे, ये सब किस में आता है, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी में आता है। ये टीचर फैक्टर्स है, ये टीचर के फैक्टर्स को, ये किस एंगल में जा रहा है उसके हिसाब से टीचिंग आपकी क्या होती है, परफेक्ट होती है। आई बात समझ में नहीं, ओके। अब लर्नर के रिलेटेड फैक्टर, लर्नर के फैक्टर्स होते हैं। देखो भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, सब क्वालिटी टीचर में हो ये बात जरूरी नहीं है। लर्नर में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तब टीचिंग परफेक्ट हो पाएगी, ठीक। तो लर्नर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पहला इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। लर्नर के अंदर में इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस का मतलब हम लोग क्या समझ लेते हैं पता है,
लर्नर मतलब जो है ना, इंटेलिजेंस का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नंबर लाता है वो इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं, यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हर इंसान अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट होता है। कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है, कोई खेल के मैदान में क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसकी खेल में इंटेलिजेंसी होती है। कोई म्यूजिक बजाने में इंटेलिजेंट होता है, कोई डांस करने में क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड मतलब कोई भी चीज को कितने जल्दी सीख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, ये उसकी इंटेलिजेंस दर्शाती है। उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसके कौशल क्या है, उसके स्किल क्या है। एप्टीट्यूड मतलब होता है एक तरह का क्या, स्किल। ठीक है, ये क्या है, मोटिवेशन। कैसे वो अपने सब्जेक्ट, मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। एक लर्नर के अंदर में क्या होना चाहिए, मोटिवेशन। जब तक वो जो चीज उसको सिखाई जा रही है उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, तब वो चीज को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। आया बात समझ में? मोटिवेशन मतलब उसके काम को उसके इमोशन के साथ क्या होना पड़ेगा, कनेक्टेड होना पड़ेगा, तब मोटिवेशन आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है उसको क्या पैसे के लिए खेलता है क्या? अभी ज्यादातर लोग देखना काम करते हैं दुनिया में, 90% लोग जो काम करते हैं पैसे के लिए ही काम करते हैं। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन वो काम में फिर क्या करना चालू कर देते हैं, लापरवाही करना चालू कर देते हैं, है ना? क्योंकि भाई वो मोटिवेशन था, भाई मोटिवेशन क्या था, पैसा कमाना, पैसा कमा लिए, अब वो काम को काम की तरह क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई दूसरा मोटिव रहेगा कि नहीं मुझे कुछ, जैसे विराट कोहली को क्या है, रन बनाना है, मुझे खूब रन बनाना है, मुझे देश के लिए खेलना है, इमोशंस है उसके लिए, तो पैसे को नहीं देखेगा। वो सिर्फ किसको देखेगा, सेंचुरी बनाना, मुझे रिकॉर्ड्स बनाने, मुझे टीम को जिताना, मुझे वर्ल्ड कप जीतना, ये उसका क्या इमोशन, मतलब उसने अपने काम को अपने इमोशंस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो उसको मोटिवेशन मिल गया। क्या मिल गया? मोटिवेशन मिल गया। प्रायर नॉलेज, एक स्टूडेंट जब पढ़ने आता है तो उसके अंदर में पहले से उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। कभी गौर करना, जैसे मान लो आपके पापा अकाउंटेंट है, सपोज जैसे आपके पापा क्या है, अकाउंटेंट रहे हैं, और आप 9th क्लास और 10th क्लास में जब थे तो आपके पापा ने आपको टैली करना सिखाया हुआ है। मतलब वो अकाउंटेंट है और अपने ऑफिस का काम कुछ आपसे भी करवा लेते, थोड़ा बहुत टैली का काम, और बहुत सारी चीजें आपको सिखा दिया उन्होंने। 9-10 2 साल से आप काम कर रहे हो। अब सडनली जब आप 11th क्लास में पहुंचे और आपके टीचर ने आपको टैली पढ़ाना चालू किया, तो आप देखना पहले से कॉन्फिडेंट रहोगे। होता है ना, कोई चीज आपको पहले से पता होती है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हो, क्योंकि ये तो इसके बारे में पहले से क्या करता हूँ, जानता हूँ, है ना, पता है मुझे, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर, बच्चा अगर जब वो सीखता है कोई चीज को, तो उसके अंदर पहले से प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ एंड मेंटल स्टेट, ये तो होना ही चाहिए भैया, बिना हेल्थ के और मेंटल स्टेबिलिटी की वो पढ़ाई नहीं कर सकता। एंड देन होम एंड सोशल इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो भाई अगर घर मान लो मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, परिवार वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो घर का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तब वो पढ़ाई कर पाएगा उसे। या फिर सोशल इन्वायरमेंट, उसके आसपास के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, साइकोलॉजी वो कहीं और रहता है, पढ़ता है लेकिन माइंड में कुछ और ही चल रहा है। उसके घर में उसकी मम्मी ने डांटा है, पापा ने डांटा, उसके भाई ने डांटा है, बहन ने डांटा है, माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, पढ़ाई कहाँ कर खाक पढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या होना है, आपको ना बोलते ना एक प्रकार से मेंटल सेफ्टी चाहिए। आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट को मेंटल सेफ्टी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे जंगल में जानवर होता है ना, जंगल में जानवर बड़ा डर रहता है, छोटा जानवर जो होता है बहुत डर रहता है, कब कौन जानवर आके शिकार करके चले जाए, उसको कौन खा जाए, उसको डर लगता है ना। वैसे ही इंसान के साथ भी होता है। ये जो सिविल सोसाइटी ना, ये भी एक तरह का जंगल है। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ताकतवर पावरफुल जानवर घूम रहे हैं, जो आपसे मेंटली और पैसे से क्या है, मजबूत है आपसे, और वो अपने इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालते हैं और आपको मेंटली रूप से शिकार करते हैं आपका। और आप छोटे रहते हो, जब देखना बच्चे रहते हो, ज्यादातर बच्चों में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों का देखना माइंड बहुत ना छोटा होता है, शांत होता है, नया नया होता है, बहुत जल्दी किसी चीज को क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कोई बगल वाली आंटी आई, थोड़ा बोली, अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, पिछले बार एग्जाम दिए थे, क्या हुआ उसका, तुरंत फिर एकदम ही फिर उसी चीज को सोचते रहते हो, वो महीना भर उसी को सोचते रहोगे। अरे बाप रे, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आंटी क्या बोलेगी, वो अंकल क्या बोलेंगे, वो मामा क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेंगे, ढिकाना क्या बोलेंगे, दुनिया भर का सोचते रहोगे। बेवकूफ़ी है, भाड़ में जाए दुनिया, अपने बारे में सोचो। आया बात समझ में? अपने बारे में सोचो, अंदर से जियो। कैसे जियो? और अपने आप को मेंटली क्या बनाओ, सेफ रखो और पावरफुल बनाओ। तुमको लोगों का शिकार कर रहा है, खुद शिकार नहीं बनना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है, चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया? तो लर्नर के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और इसके क्या होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे समझ में? चलो बच्चों, अब बारी करेंगे सपोर्ट मटेरियल। क्या बात करेंगे? बताओ सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? बताया था ना तुम लोग को, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, और एक क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल, जो पढ़ाई लिखाई में हेल्प करता है। अभी बताओ यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट मटेरियल, जल्दी बताओ। बोर्ड है बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी एक सपोर्ट मटेरियल है। और बोलो। और ये पेन है, पेन भी सपोर्ट मटेरियल है बिल्कुल। और बोलो। कंटेंट, पीपीटी कंटेंट है,
है ना, बुक्स है ना, ये सब क्या है, सपोर्ट मटेरियल है। क्या है, मतलब जो आपके सीखने में हेल्प करे वो तुम्हारे लिए क्या है, सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है, तो देखो सपोर्ट मटेरियल के टाइप्स क्या है। पहला प्रिंटेड मटेरियल, क्या है, जैसे हार्ड कॉपी के रूप में बुक्स है आपका, ये सब क्या है, प्रिंटेड मटेरियल है। क्या है, प्रिंटेड मटेरियल। विजुअल एड्स, देख कर सीखना। जनरली आप देखना चार्ट या डायग्राम या ग्राफ देख के आपको क्या किया जाता है, मैप दिखा के क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, देख कर सीखना। ऑडियो एड्स, कई बार आप सुन के सीखते हो। क्या सीखते हो, जैसे आपको मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, तो आप एक 8 पॉडकास्ट देख लो, यूट्यूब में सर्च करो पॉडकास्ट, इसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर पॉडकास्ट देख लो, फिर पढ़ने आओ, फिर देखना आपका नॉलेज क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो कई बार ऑडियो से आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, एंड देन ऑडियो विजुअल, सुनकर और देखकर, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लो, सुनकर भी और देखकर भी सीख लो आप पूरा वीडियो के थ्रू। डिजिटल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज डिजिटल, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर आज के डेट में स्वयं है, ई बुक्स है, यूट्यूब है, हमारा जैसा ऐप है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई चीज को सीख सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड एड्स, मतलब करके सीखना। क्या करके सीखना, करके सीखना। एक्टिविटी बेस्ड एड्स मतलब होता है जो कोई चीज को आप करके सीखते हो, प्रैक्टिकली करके सीखते हो, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो, मॉडल्स बनाते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, लैब में जाके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, केमिकल्स वगैरह में, है ना, तो ये होता है क्या, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं ना, उसमें काम आता है। कोई दिक्कत है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। भाई जब आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगा तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप क्या कर पाते हो, समझ पाते हो, है ना। जैसे कई बार देखना, आप खाली बुक के डेफिनेशन को पढ़ लेते हो, मीनिंग को पढ़ लेते हो, चीजें दिमाग में नहीं घुसती। जब उससे रिलेटेड 2-4 वीडियो देखते हो, कुछ और भी कुछ केस स्टडीज देखते हो, तब वो दिमाग में क्या होता है, बहुत अच्छे से क्लिक करता है, मतलब समझ में आता है ना, ये सब चीजें होती है। ठीक है, बच्चों को एंगेज करता है और इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब समझते हो, इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है, एंगेज रहना। क्या रहना, एंगेज, इंटरेक्ट होके मतलब बिल्कुल कनेक्ट होके पढ़ना। क्या होके पढ़ना, कनेक्ट होके पढ़ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से इंटरेक्टिव है कि नहीं है, इंटरेक्शन हो रहा है ना हम दोनों का, तो ये होता है क्या, इंटरेक्टिव होता है। क्लियर हुआ बेटा। स्लो लर्नर को भी हेल्प मिलता है। कई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। कैसे लर्नर होते हैं, अब जैसे मान लो कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, अभी क्लास में आप लोग में से कोई बच्चा नहीं समझ पाया, घर जाएगा, ये वीडियो से क्या करेगा, पढ़ेगा, एक बार नहीं 10 बार पढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। आया बात समझ में, ओके। एंड देन स्टूडेंट का इंटरेस्ट और मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्लियर हुआ, ठीक है। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं हो कोई परेशानी, जल्दी बताओ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। अगला है बच्चों इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का मतलब ये होता है कि वो फैसिलिटीज जहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी का मतलब, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जो पढ़ा रहा हूं ना भी आपको मैं बताता हूँ ना, ऐसा करो वैसा करो, ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, बताता हूँ ना। क्या बोलता हूँ कि भाई अगर क्लियर करना तो PYQ बनाना, गाइड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि PYQ बनाना, उसका आंसर नहीं मिलेगा तो मेरे नोट्स को पढ़ लेना, रुक जाओ नोट्स बना देता हूँ, उस नोट्स को क्या करो, फॉलो करो। क्या है ये, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, समझ में आ गया। तो इंस्ट्रक्शन का एक इन्वायरमेंट है कि नहीं, ये बेंच में बैठे हुए हो, बुक्स है, कॉपी है, फिजिकल एटमॉस्फेयर है, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वो फिजिकल और डिजिटल रिसोर्सेज है। क्या है, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल मतलब जो बेंच वगैरह बैठे हो ना, जो क्लासरूम में बैठे हो, फिजिकल रिसोर्सेज है। और डिजिटल रिसोर्सेज क्या है, ये जो पढ़ा रहा हूँ डिजिटली, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज है। तो इन सब के हेल्प से जब टीचिंग और लर्निंग दोनों साथ में क्या होती है, काम होती है, करती है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के टाइप क्या है, पहला फिजिकल फैसिलिटीज। क्या है, जैसे कि आपका स्कूल कॉलेज, स्कूल और कॉलेज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल फैसिलिटीज जैसे क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस। अब देखना कभी गौर करना, स्कूल, अब मान लो स्कूल है, छोटा सा क्लासरूम है, चारों तरफ से बंद बंद है, पैक है, पढ़ने मजा आएगा नहीं। देखना स्कूल का जनरली देखना खुला, मतलब क्लासरूम बहुत बड़ा रहता है, लगातार देखना उसमें खिड़कियां होती है, बाहर अच्छा बड़ा प्ले ग्राउंड होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, तब आपको गार्डन होता है, तब आपको पढ़ने में क्या होता है, मजा आता है, माइंड आपका क्या होता है, ओपन होता है ना। खुले खुले जगह में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ना। तो ये होता है तुम्हारा क्या, फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है। दूसरा होता है एकेडमिक रिसोर्सेज। एकेडमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, एकेडमिक जैसे कि जहां से आपको, एकेडमिक मतलब होता है जहां से आपको बुक्स मिलेंगे, कॉपी मिलेगी, नोटबुक्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे आप पढ़ सकोगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी हो गया, उसके अंदर में जो बुक्स मिलते हैं आप लोग को, लैब इक्विपमेंट्स, ये तुम्हारा क्या है, एकेडमिक रिसोर्सेज है, जहां से आप या तो पढ़ के सीखते हो या फिर करके सीखते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ये होता है एकेडमिक रिसोर्सेज, जो आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लैब वगैरह प्रोवाइड करते हैं, है ना, कंप्यूटर लैब जाते हो, ये सब क्या है, एकेडमिक रिसोर्सेज है। क्या है, एकेडमिक रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में अगर पढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना, वीडियो के थ्रू पढ़ाना, ये सब क्या है,
टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना? अभी देखना मॉक टेस्ट आपका क्या हो रहा है, ऐप के थ्रू आप लोग क्या देते हो, मॉक टेस्ट। कंप्यूटर से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी, और इससे भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, पूरा प्रैक्टिस होगा, बल्कि टाइमर चलता है बकायदा। क्या है तुम्हारे लिए? टेक्नोलॉजी का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नोट्स बनाने में हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, एआई से पढ़ते हैं हम लोग, गूगल से पढ़ते हैं, सब क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज ही तो है। आई बात समझ में, है ना? कोई चीज को पढ़ने के लिए हम लोग वीडियो का या ऑडियो का सहारा लेते हैं, हेडफोन लगा के सुनते हैं, क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ते हो, जैसे कि एप्स वगैरह के थ्रू। जैसे मेरे ऐप से आप क्या कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या 12th की तैयारी कर रहे हो, 11th की तैयारी कर रहे हो, क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से। क्या है हमारे लिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रैक्टिकल लैब्स, अगला क्या है, प्रैक्टिकल लैब्स। देखो प्रैक्टिकल लैब्स क्या होते हैं, कुछ कुछ सीखने की चीजें ऐसी होती है जो किताबों से नहीं सीखी जाती है, करके सीखी जाती है। समझ में आया? जैसे अगर आपको हवाई जहाज चलाना सीखना है या ट्रेन चलाना सीखना है, तो भाई कॉमन सी बात है, किताबों से नहीं सीखेगा कोई भी। जब तक उसको उड़ाने नहीं दिया जाएगा, हवाई जहाज या ट्रेन चलाने नहीं दिया जाएगा, तो उसके अब डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोलेंगे ले प्लेन उड़ा, क्योंकि प्लेन कितना महंगा होता है, अगर ठोक दिया तो किसी चिड़िया को तो कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, है ना, और उसके थ्रू सिखाया जाता है ना। लैब के थ्रू सिखाना, कंप्यूटर्स लैब, ये सारी चीजें। स्पेशल एड जैसे कई बार क्या होता है, कई बच्चे फिजिकली एबनॉर्मल होते हैं, तो जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या है, ब्रेन बुक्स वगैरह अवेलेबल है ना, और ऑडियो बुक्स वगैरह अवेलेबल है इनके लिए सीखने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, आप चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो होती है वो आपके सीखने में क्या करती, मदद करती। इसके बगैर आप कोई चीज को सीख नहीं सकते। समझ में आ गया? देखो ना, गौर करो ना, बोला था ना, देखो सारा जो सिलेबस है हमारा, ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है कहाँ घूम रहा है, देखो कहाँ घूम रहा है, टीचर, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल, यही इर्द-गिर्द घूम रहा है और कहीं नहीं। देखो यही गोल 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 उसी की बातें हो रही है पूरे टॉपिक में, ना यही बातें होंगी और कोई बात नहीं होगी। आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन के आंसर को दोगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब है ना, कॉमन सेंस से पढ़ा रहे, इसको रट्टा भी नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है और सीधा PYQ बनाना है। फिर देखो तुम लोग का क्या स्थिति होती है। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब जानो बस, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई परेशानी है तो बोलो, पक्की बात है। अब बारी आती है बच्चों, कौन से इन्वायरमेंट के बारे में बात आती है, लर्निंग इन्वायरमेंट, सीखने का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण, पर्यावरण, वातावरण। जिस जगह पे रह रहे हो क्या है, वातावरण है। अभी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सीख रहे हो ना मेरे से। अब सोचो यहाँ बदबू आए, है ना, गर्मी लगे, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। एकदम ज्यादा ही सर्दी लग रहा है या बहुत शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, पढ़ते बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यही तो इन्वायरमेंट है। अच्छा, बैठने के लिए प्रॉपर बेंच नहीं है, बैठ रहे हो तो बेंच पट से टूट जा रहा है, गिर जा रहे हो, है ना। लिख रहे हो तो बेंच टेबल क्या हो रहा है, हिल रहा है, लिखते नहीं बन रहा है। ऐसे पढ़ाई हो पाएगी क्या आपकी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये इन्वायरमेंट में आता है, किसमें आता है ये, लर्निंग का इन्वायरमेंट। जैसे कभी होता है ना, कभी देखना, कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो आप लोग, जैसे रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, तो खाना तो बात की चीज है, थोड़ा आप लाइटिंग वाइटिंग देखते हो, थोड़ा म्यूजिक बजते रहता है, थोड़ा बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है बहुत जबरदस्त होता है, तो बड़ा मजा आ जाता है वहाँ बैठने में। ऐसा लगता है घंटों वहाँ बैठे रहो, है ना, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का इन्वायरमेंट। वैसे लर्निंग का इन्वायरमेंट होता है। जब कभी कोई चीज सीखते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए, तब पढ़ने में, सीखने में क्या होता है, मजा आता है। आई बात समझ में? ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट में वो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिंग्स जो आपके लर्निंग को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, देखो पहला क्या होता है, फिजिकल मतलब वही बेंच वगैरह हो गए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल मतलब आसपास के लोग जिनके साथ तुम पढ़ते हो, आपके टीचर्स हो गए, आपके पीयर्स हो गए, जो स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ेंगे वो हो गए। ठीक है, एंड देन साइकोलॉजिकल सेटिंग, साइकोलॉजिकली आपको क्या रहना है, स्टेबल रहना, बोला ना। मेंटल सेफ्टी, क्या बोल रहा था मैं, मेंटल सेफ्टी, आपको मेंटली क्या रहना है, सेफ रहना है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। तो लर्निंग इन्वायरमेंट के टाइप क्या क्या है, पढ़ो। पहला क्या लिखा है, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, आपके क्लासरूम का सेटअप, बेंचेस कैसे हैं, सेटअप कैसा है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी तो वहाँ AC का प्रबंध है कि नहीं है, या कूलर का प्रबंध है कि नहीं, कूलर चलेगा तो बहुत ज्यादा शोर करेगा, तो प्रॉपर AC वगैरह है कि नहीं, जरूरत के लिए जो चाहिए जाती है, इसको बोलते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट। समझ में आ गया। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, सफाई, साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ क्लासरूम में। आई बात समझ, गंदगी बैठे हुए, बदबू आ रहा है, पढ़ाई हो पाएगी क्या? नहीं। दूसरा, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, स्टूडेंट को इमोशनली और मेंटली क्या रहना है, कंफर्ट रहना है, प्रिपेयर रहना, परफेक्ट रहना है। ऐसा कोई उसके ऊपर कोई इमोशनली बर्डन नहीं होना चाहिए, मेंटल बर्डन, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बोला ना, मेंटल सेफ्टी सबसे मस्ट है। कोई भी चीज को सीखने के लिए क्या मस्ट है, मेंटल सेफ्टी। माइंड में कुछ भी चलते रहेगा, देखना बेड़ा गर्क हो सकता है, कुछ भी, है ना, गड़बड़ हो सकता है ना, ये सब चीजें होती है। एकेडमिक इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास
चलो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन बुक्स किताबें अच्छी नहीं है, कंटेंट उसके अच्छे नहीं है, स्टडी मटेरियल अच्छे नहीं है ना, डाउटफुल है, या बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, तो ऐसे में क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोई बुक्स ऐसा, कोई राइटर कुछ बोल रहा है, कोई राइटर कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा डिजिटल इन्वायरमेंट, ऑनलाइन लर्निंग। डिजिटल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग। आपके देश में, आपके इंस्टीट्यूशन में क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, LMS, जूम क्लासेस, ये सब के थ्रू आप डिजिटली क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। आज के दौर में बेटा एक चीज याद रखो, कई बच्चों को मैं देखता हूँ, जनरली देखते हूँ मैं, वो ऑनलाइन क्लासेस से भागते हैं। नहीं सर हमको तो ऑफलाइन चाहिए, हमको तो ऑफलाइन चाहिए। ये बोलो बेटा दोनों चाहिए। आज का जो पढ़ने का समय है ना, अगर आपको कहीं सफल होना है तो आज आपको स्पीडली पढ़ना पड़ेगा, अपने काम को, सिलेबस को टाइम पे खत्म करना पड़ेगा और चीजों को जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये कब कैसे हो सकता है? जब टेक्नोलॉजी है तो आपको दोनों चीज को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? PPT क्यों है भैया? ऐसा क्यों है? क्योंकि जल्दी होगा ना, क्योंकि पेपर का लेवल जो है अब हाई हो गया है। पुराने समय की बात और थी, पुराने समय में क्या था, ज्यादा मतलब फैसिलिटीज नहीं थी, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता था, तो क्वेश्चन भी वैसे ही आते थे। अब भाई सिलेबस आजकल जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन भी फिर वैसे ही लेवल के आएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। आप ये भूल जाओ आपके समय में कि सर मुझसे ऑनलाइन नहीं होता, मुझसे ऑफलाइन नहीं होता है, तो भूल ही जाओ। अगर आपको जीवन भर चलना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे। आप बोलोगे नहीं मैं इसको अडेप्ट नहीं कर सकता, वहीं पे आप फेल हो। अमिताभ बच्चन को देखे हो ना, आज भी अमिताभ बच्चन है। रीजन क्या है? रीजन क्या है बताओ? नहीं पता रीजन क्या है? उसने, हाँ, समय के साथ बदलते हुए चीजों को उसने हर चीज समय के साथ क्या किया है? अडॉप्ट किया है। कभी गौर करना, 60 साल का एज था, उससे पहले डांस वांस वो नहीं करता था। डांस वांस कहाँ करता था ज्यादा फिल्मों में? 60 साल के एज में जब वो फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, देखना उसने अपने जो जनरली जिस तरह से डांस करता था, जो उसका उसका जो एक अपना एक ट्रेडमार्क था, जैसे डांस करने का जो अपना पर्सनल स्टाइल था, इंडिविजुअल, जैसे धर्मेंद्र का अपना स्टाइल था, सबका अपना अपना डांस करने का स्टाइल था, वैसे अमिताभ बच्चन का भी क्या था? अपना स्टाइल था। तो वो स्टाइल को छोड़ के देखना, कभी खुशी कभी गम वो फिल्म है, वो जो सावा सावा गाना, बिल्कुल देखना वो शाहरुख खान की तरह नाचा है वो, उसका डांस करना। जबकि उसको कभी डांस नहीं आता, तो उसने सिचुएशन के हिसाब से क्या किया? बदला। और कहाँ वो, वहां से वो कहाँ कजरारे कजरारे तक देखो उसका डांस करने का तरीका। तो सब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या किया? बदला उन्होंने। और आज भी देखो बदलते जा रहे हैं, 80 साल 84 साल के हो रहे हैं और अभी भी KBC में बैठे हुए हैं। और सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कभी आप पुराने अमिताभ बच्चन देखो, आज के में देखो, डिफरेंस दिखाई देगा। अपने समय के हिसाब से उन्होंने बदला अपने आप को। आई बात समझ में? तो जो अपने आप को बदल लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बदलेगा नहीं वो गया। आया बात समझ में? वही रुक जाएगा, है ना? तो चीजों को आप जब भी चेंजेस आए बिल्कुल अडेप्ट करो भैया। ये मत बोलो चेंजेस से डरना नहीं, असली हमारा प्रॉब्लम क्या है? चेंजेस से डर जाते हैं। चेंजेस से मत डरो। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, डिजिटल बोल दिया। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल मतलब आपके पीयर ग्रुप्स, कोलैबोरेशन, क्लासरूम की डिसिप्लिन, ये सब आते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट क्या करता है? स्टूडेंट को मोटिवेट करता है सीखने के लिए, फोकस ज्यादा बढ़ता है, उन लोग का डिस्ट्रैक्शन कम होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, तो उन बच्चों का क्या बनता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, एंड देन बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इंटरेक्टिव सेटिंग मतलब जब दोनों बच्चे, स्टूडेंट और टीचर, इंटरेक्ट होकर पढ़ते हैं तो फिर वहां पे क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है? बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई परेशानी है बच्चों तो बताओ जल्दी से। नहीं है? ओके। अगला है बच्चों लर्निंग इंस्टीट्यूशन। क्या है? लर्निंग इंस्टीट्यूशन। लर्निंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो जगह जहां पर आप रह के सीखते हो, वो जगह जहां पर रह के आप सीखते हो। कहाँ रह के सीखते हो? स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स, आपका घर, ये भी तो इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी, पूरी दुनिया आपके लिए इंस्टीट्यूशन है ना? यही है तुम्हारा लर्निंग इंस्टीट्यूशन। देखो क्या है लर्निंग इंस्टीट्यूशन में। तो देखो लर्निंग इंस्टीट्यूशन, 3 टाइप के लर्निंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल मतलब जहां का सब्जेक्ट, सिलेबस, पैटर्न सब स्ट्रक्चर्ड है। सिलेबस है, सिलेबस के अंदर में चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर में मतलब यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर में चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर में टॉपिक्स है, स्ट्रक्चर्ड है। और लास्ट में फिर उसका एग्जाम भी होगा, बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल। जैसे आपका स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल लर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, आपका घर, बात करने का ढंग, सोचने समझने का ढंग, सोसाइटी को देखने का ढंग, कहाँ सीखते हो? अपने घर से सीखते हो। आपकी बोली सब कहाँ से आता है? घर से आता है। आया बात समझ में? या सोसाइटी से आता है। कहाँ से आता है? सोसाइटी। बहुत सारे बच्चे गाली देना अपने घर से नहीं सीखते हैं, वो स्कूल आते तो सीखते हैं, जहाँ रहते हैं ना आसपास के लोगों के साथ।
तो सीखते। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल सही रहा? है। ऐसे ही होता है। पहली बार लगता है अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। हमारे साथ तो ऐसा हुआ था। अजीब टाइप का लगता है जब पहली बार आते हैं ना, अलग टाइप की दुनिया दिखाई देती है। तो खैर वो सब चीजें इनफॉर्मल मतलब सोसाइटी सीखना, कहाँ सीखना, आपके घर से सीखोगे, बाहर से सीखोगे, ये सब चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्या हुआ, मैंने मतलब छोटी सी एक तो मेरी मतलब पहचान के रिलेटिव्स में है, एक बच्ची थी, छोटी थी वो, बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं, 5-6 साल की थी। तो मैं उसको ऐसे ही बोला कि बेटा देखो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया करो, और घर में कोई कुछ बोले, जैसे होता है ना उसके घर में प्रॉब्लम था कुछ, दादी कुछ बोल देती थी, बुआ कुछ बोल देती थी, तो उसको बड़ा दिल पे लग जाता था। तो मैं बोलता देखो बेटा, बुआ अगर कुछ बोले, दादी कुछ बोले तो ध्यान मत देना, तुम अपने पढ़ाई में फोकस करो, किसी को पलट के जवाब मत दो। तो बोलती नहीं मामा जी, जब जवाब देने की बात आएगी तो हम तो जवाब देंगे। बिना जवाब दिए तो नहीं रह सकते। अब ये कहाँ से आया, छोटे बच्चे में कहाँ से आया, वो उसकी हो सकता है अपनी मम्मी सुनी होगी ऐसा बोलते हुए कि जवाब तो दूंगी मैं, तो वही चीज को देख के उसने क्या कर लिया, सीख लिया। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्या है ये, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। आया बात समझ में कि नहीं आया। और अगला होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जब आप कोई स्किल सीखते हो, जब आपको कोई स्किल सीखते हो, जैसे कार चलाना, खाना बनाना, किसी कोचिंग में जाकर सीखते हो, इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल। जैसे अभी के डेट में आप एआई सीखने जाओगे, क्या सीखने जाओगे, एआई सीखने जाओगे। तो एआई सीखने जा रहे हो, उससे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन आपका एक नॉलेज क्या होगा, एनहेंस होगा, बढ़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये होता है नॉन फॉर्मल। समझ में आ गया। तो फॉर्मल स्कूल कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूशन जहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है। क्या होता है ये, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जनरली क्या होता है, आपका घर होता है, आपके कम्युनिटी होती है, जहां आपके लोग होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, सोसाइटी को देख के सीखते हो। अभी भी आए होगे यहाँ तक, कोचिंग तक आए होगे, तो बहुत सारे लोगों को देख के आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, है कि नहीं। ठीक है। नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, पार्ट टाइम या स्पेशल सब पर्पस होता है। अभी एग्जाम देने गए थे तो कुछ सीखा ना आपने वहां पे, कैसे हमको जानना है, क्या करना है, नई चीज सीखे ना, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। नॉन फॉर्मल में क्या होगा, आप लोग की फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम आप कुछ चीजें सीखते हो, जैसे एडल्ट एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स में जाके मुक से आप कुछ चीजें, कोई स्किल सीखते हो, ये सब चीजें। मुक ऐसा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी चीज सीखने का आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल में। मुख जैसे मेरा ऐप है ना, जैसे अपना ऐप है ना, शारदा कॉमर्स एंड वेब कोचिंग, उसमें आप जाके कोई भी आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप सीख सकते हो। वैसे मुख है, पूरा ऑल ओवर, मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी स्किल सीखना, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी सीखना, मुख नाम का ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है। मैसिव, इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं शायद। ठीक है, यही होता है मुख। पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो ऐसी नाम है, अभी पढ़ेंगे आगे, सब पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन लर्निंग, क्या फंक्शन होते हैं भाई, तो स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, सोशल वैल्यू सीखते हो, आपके अंदर में स्किल डेवलप होता है, आपको जनरली कई बार फॉर्मल एजुकेशन में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है ना, नेशनल बिल्डिंग होती है, में कंट्रीब्यूट करते हो, सारी बातें इसमें आ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, आगे समझ में, जल्दी बोलो, आगे समझ में। 2 मिनट रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, रुकते 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, 2 मिनट रुक लेते, ब्रेक ले लेते 2 मिनट। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं अपन लोग। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। देखो मेथड्स क्या होते हैं टीचिंग के, टीचिंग के मेथड्स होते हैं। तो टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग, पहला लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड का मतलब क्या होता है, लेक्चर मेथड का मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ कह सकते हैं लेक्चर मेथड है। लेक्चर मतलब होता है कि स्टूडेंट पैसिव होते हैं। ठीक है, टीचर आएगा, कोई टॉपिक उठाएगा, बुक्स में जो चीजें बातें लिखी हुई है उस बातों को वो सिंपल लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में, ल्यूसिड मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में क्या करेगा, बच्चों को एक्सप्लेन करेगा। आई बात समझ में, ये लेक्चर मेथड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देन होता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में क्या होता है, एक टॉपिक लिया जाएगा और टॉपिक के बारे में टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है एक मेथड पढ़ाने का। क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर में क्या होगा, टीचर क्या करेगा या स्टूडेंट टीचर से क्या करेंगे क्वेश्चन, या टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा किसी टॉपिक पे और स्टूडेंट उसका क्या देंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन आंसर होता है। ठीक है। एंड देन सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन। सेमिनार मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है चलो 3 से 4 दिन का आपके पास समय है, इस टॉपिक से आप पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाओ, एक प्रोजेक्ट करो और लोगों को प्रेजेंटेशन तैयार करो और उसके बारे में क्या करो, बताओ, प्रेजेंटेशन दो। ठीक है। एंड प्रोजेक्ट बेस, प्रोजेक्ट मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक के प्रोजेक्ट दे देंगे और आप खुद उसके बारे में रिसर्च वगैरह करके उसके बारे में पूरा नॉलेज लेके क्या करोगे, उसका प्रोजेक्ट बना के आप क्या करोगे, सबमिट करोगे खुद लिख कर ईमानदारी से। हालांकि क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, छापना चालू कर देते हैं, जबकि गलत है। प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, बट टीचर अपने, अगर प्रोजेक्ट मेथड कब सक्सेसफुल होगा मालूम, हमारे देश में जब टीचर खुद बच्चों को क्लासरूम में बैठाल के क्या करे, पहले टॉपिक समझा दे,
टॉपिक समझा दे, बता दे, और फिर उसको बोले कि बेटा खुद ओन वर्ड में तुम क्या करो, लिखो, जाओ इस टॉपिक को सर्च करके आना और फिर सर्च करके आओ पूरे टॉपिक को, और उस टॉपिक को फिर ओन वर्ड में फिर अब तुम क्या करो, मेरे सामने क्या करो, लिखो खुद ओन वर्ड में। तब प्रोजेक्ट मेथड का क्या होगा, मजा आएगा। समझ में आ गया? तब उसका ही बात होगा। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी का मतलब होता है किसी बातों को, किसी टॉपिक को छोटी छोटी बातों में तोड़कर एनालिसिस करना और फिर उसको क्या करना, पढ़ना। ये केस बेस्ड मेथड होता है। क्या होता है? केस स्टडी मेथड। क्या होता है? केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, अब जैसे मान लो टाटा ग्रुप, जो टाटा ग्रुप है वो किस प्रकार सक्सेसफुल है, कैसे प्रॉफिटेबल, इतना 250 साल से ज्यादा वर्षों तक आज भी क्या है, स्टेबल है, क्या उसका रीजन है। तो छोटे छोटे पहलुओं को आप क्या करोगे, तोड़कर क्या करोगे, उसका एनालिसिस करोगे और एक कंक्लूजन में पहुंचोगे। उसको बोलते हैं केस स्टडी। क्या बोलते हैं? केस स्टडी बोलते हैं। आई बात समझ में? अगला बच्चों आईसीटी बेस्ड मेथड। क्या है? आईसीटी। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना। कैसे पढ़ना? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना, डिजिटल टूल्स का यूज करना। जैसे भी डिजिटल, ये देखो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ ना, इंटरेक्टिव पैनल से, क्या है, डिजिटल मेथड है ये। इंटरेक्टिव पैनल, ये आईसीटी बेस्ड लर्निंग है। कई बार हम लोग एआई से पढ़ते हैं, टीचिंग से पढ़ते हैं, सब क्या है, डिजिटल बेस्ड है। कैसा है? डिजिटल बेस्ड है। आई बात समझ में? भाई काम होना चाहिए ना, इजी वे पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको यही काम करना, गधा मजदूरी करना। भाई समय जहां बचे बचाओ ना, जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते बने वहां करो। आई बात समझ में कि नहीं आई? जैसे नोट्स बनाया हूं मैं, नोट्स चाहूं तो मैं हाथ से ही बना सकता हूं। पहले मैं हाथ से ही बहुत नोट्स बनाता था, मेरे हाथ से नोट्स बने हुए अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन भाई अब जब अपने पास टेक्नोलॉजी है और कम समय में और अच्छा बन सकता है, हमारे नोट से, हमारे हाथ के नोट से भी ज्यादा अच्छा बन सकता है, तो क्यों नहीं उसका यूज करें? आई बात समझ में? क्यों नहीं सिंपल लैंग्वेज को अपन क्या करें, यूटिलाइज करें, ताकि हिंदी मीडियम को बच्चे ही पढ़ सके और इंग्लिश मीडियम को बच्चे ही पढ़ सके, कॉमन बच्चे भी, एवरेज बच्चे भी चीजों को क्या कर सके, सीख सके। क्या दिक्कत है ना? आई बात समझ में? तो आईसीटी बेस्ड मतलब कि डिजिटल टूल्स का यूज करना सीखने में। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ये भी हम लोग पढ़ रहे, क्या है, ब्लेंडेड तो है, ऑनलाइन भी और प्लस क्या है, ऑफलाइन भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। इसके क्या इंपॉर्टेंस है? मॉडर्न मेथड की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग समझते हो? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करना। जैसे फोन को देखो ना, फोन को शुरू शुरू में देखना, जैसे क्या होता था, लोग अपना मैसेज देते थे, तो जनरली लोग मैसेज किस में देते थे, चिट्ठी में लिखते थे। अब मैंने कोई चिट्ठी लिखी, आपको भेजी, अब आप उसको चिट्ठी मिलेगा आपको, फिर आप चिट्ठी, फिर आप उसको पढ़ोगे, आपके फिर आप अपना फीडबैक दोगे, ये प्रोसेस में महीनों लग जाते थे। तो कहीं ना किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया होगा, यार ऐसा थोड़ी ना होता, हम बातचीत कर रहे, दूर में रह रहे तो महीनों लग जाए, चलो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा चीज बना देता हूँ कि तुरंत उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। उसने फोन बना दिया। क्या बना दिया? फिर फोन बना दिया, फोन में बात हो रहा था, फिर लगा यार इसमें वायर वगैरह है, नंबर घुमाना पड़ता है, बहुत तकलीफ है, चलो हम लोग वायर को हटा देते हैं। तो क्या बना दिया गया? कॉर्डलेस बना दिया गया। यार फोन बहुत बड़ा है यार, कॉर्डलेस का भी एक रेंज होता है, ऐसा कुछ बनाते हैं जो हर जगह से हम बात कर सके, कैरी कर सके फोन को हर जगह तक। क्या बना दिया गया? मोबाइल फोन बना दिया गया। फिर मोबाइल फोन में भी क्या था, उसको क्रिटिसाइज किया, इसमें कीपैड है यार, नंबर से याद नहीं रहते लोगों को, टच स्क्रीन बना दिया गया, नंबर सेव करना चालू कर दिए। बाद में फिर कीपैड हट के वो टच में बदल गया। अब धीरे धीरे और भी ज्यादा क्या होंगे उसमें अपडेट। अब तो सीधा वॉइस में होता है, सीधा बोलते कॉल करो फलाने को, सिर्फ बोलते हैं और कॉल लग जाता है ना? आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब चीजें होती है और सिंपल होगा। एक समय तो ऐसा आएगा कि मोबाइल फोन भी हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, खाली सोचोगे और वही हो सकता है कि वो जो स्क्रीन आपके सामने क्या हो जाए, आ जाए और सिर्फ आप ही को दिखे वो स्क्रीन और किसी को ना दिखे, है ना? हाँ, फिर चीटिंग भी अच्छे से कर लेंगे नहीं है ना? तो ये सब चीजें होती है। क्लियर हुआ? जैसे पिक्चर था ना, रोबो फिल्म में देखते थे, रोबोट फिल्म में, है ना, वैसा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? चलिए इतना पढ़ के आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।